હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, પાછળના વિડીયોમાં આપણે જોયું હતું કે અલ્ટરનેટિંગ વેવફોર્મ મતલબ ઈએમએફ અલ્ટરનેટિંગ ઈએમએફ મતલબ આ ટાઈપનો જે વેવફોર્મ છે એ જનરેટ કેવી રીતના થાય, તે કોઇલની અંદર જનરેટ થાય છે. બરાબર, કેવી રીતે આપણે જોયું હતું. ત્યાર પછી આપણે જોયું હતું ત્યાર પછીના વિડીયોમાં કે આ જે અલ્ટરનેટિંગ વેવફોર્મ જે જનરેટ થયો એસી, તો આ એસીના રિલેટેડ આપણે ઘણી બધી ટર્મ જોઈ હતી. ઓકે, ઘણી બધી છે, 11 થી 12 જેટલી છે. આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં 5 જેટલી જોઈ હતી डेफिनेशन. હું તમને ओवरव्यू આપું છું, એ પણ हिंदी में. राइट, तो देखो ये एक वेवफॉर्म है, मैंने बताया है. या तो आप मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये एक्स वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, राइट, और यहाँ पे एक वेवफॉर्म ड्रॉ करता हूँ, आगे जाएगा. राइट, सो ये जो है ना, वो आपका क्या बताता है. अब कुछ भी जो यहाँ पे मान लो कि ये ई बताता है, यहाँ पे आप एक्स एक्सिस पे मान लो कि ये थीटा है या तो टी है या आप ओमेगा टी. वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे आप क्या लिखते हो, टाइम पीरियड को कैसे आप डिफाइन करते हो. राइट, चलो, अब पहली डेफिनेशन थी हमारी साइकिल, उसको बोलते हैं आवर्तन. किसको बोलते हैं, तो कि भाई ये जीरो से मैक्सिमम हुआ, बाद में फिर ज़ीरो हुआ, जीरो मैक्स, अब डायरेक्शन चेंज हो गई, દિશા એની બદલાઈ ગઈ, વિરુદ્ધ દિશામાં ગયું અને મેક્સિમમ થયું, પાછું ઝીરો થઈ ગયું. સો આ એક કમ્પ્લીટ અલ્ટરનેશન થયું ને, પેરોટ કલર, બસ એને શું કહેવાય છે, સાયકલ. ત્યાર પછી આ સાયકલ શું થતી જશે, રિપીટ થશે, એનું પુનરાવર્તન થતું જશે. બરાબર, सो ये कंप्लीट अल्टरेशन को क्या बोलते हैं, साइकिल. बाद में आती है टाइम पीरियड, मीन्स आवर्त का. तो देखो ये एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगा, इतना, ये जीरो से स्टार्ट किया यहाँ से और इतना टाइम लगा, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड. इसको डिनोटेड करते हैं टी से, और उसका एकम क्या है, सेकंड. राइट, अब देखो दूसरी चीज़ अभी उसके बेस पे आती है फ्रीक्वेंसी, मीन्स आवृत्ति. तो एक सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट होती है, ये उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी. उसको डिनोटेड करते हैं एफ, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 / टाइम पीरियड, और उसका यूनिट क्या है, हर्ट्ज का क्या लिखेंगे, एच जे. ये बात हुई आवृत्ति की. बाद में हमने पढ़ा था इंस्टेंटेनियस वैल्यू. सो कोई भी ऐसी क्वांटिटी हो, वोल्टेज हो, करंट हो, उसकी कोई भी टाइम पे वैल्यू, मतलब मान लो कि ये टाइम पे कितनी वैल्यू होगी, ये तो इतनी वैल्यू होगी. मान लो कि ये टाइम पे कितनी वैल्यू, तो आप यहाँ चेक करो तो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू मिलेगी. सो कोई भी टाइम पे क्वांटिटी की वैल्यू, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू. बाद में हमने पढ़ा था एम्पलीट्यूड, उसको बोलते हैं पीक वैल्यू, और उसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू. मतलब ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया साइकिल अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म, उसकी महत्तम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम ये है, तो इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, और इसको डिनोटेट करते हैं कैपिटल ई एम. वोल्टेज हो तो, करंट हो तो हम क्या लिखेंगे, करंट का आई, और एम, एम का मतलब क्या है, मैक्सिमम. राइट, और दो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी. यहाँ पे ये पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू मिली, ये भी देखो ये भी मैक्सिमम है, लेकिन ये कौन सी है, नेगेटिव, तो उसको हम लिखेंगे माइनस ई एम. सो इतनी चीज़ हमने देखी थी. राइट, तो आज हम देखेंगे आरएमएस वैल्यू. ये रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्विकली माइंड में स्ट्राइक होगा कि भाई बस ये आएगा, तो बस ऐसे याद रखो. अब नेक्स्ट है आरएमएस वैल्यू, ये इम्पोर्टेंट है, ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये इम्पोर्टेंट है. सो आरएमएस वैल्यू किसको बोलते हैं, बहुत इजी है. मैं एक सिंपल से एक बात बताता हूँ, एक एग्जाम्पल थ्रू, फिगर के थ्रू. ये एक रजिस्टर है, मान लो, उसको हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं. अब रजिस्टर में से करंट पास होगा, कौन सा, एसी, अल्टरनेटिंग करंट. ओके, तो मैं बोलता हूँ इसमें से करंट पास होगा एसी. कितने टाइम के लिए पास होगा, तो मैं बोलूँ अभी टी टाइम के लिए. ओके,
तो जब ये रजिस्टर में से अल्टरनेटिंग करंट पास होगा टी टाइम पीरियड के लिए, तब यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होगी तो मैं हीट का क्या लिखता हूँ, बस ऐसे ही, क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। ओके, अब ध्यान से सुनना, ये कंडीशन मैंने बताई क्या, कि रजिस्टर में से जब अल्टरनेटिंग करंट पास होगा कितने टाइम के लिए, टी टाइम के लिए, तो इतनी हीट प्रोड्यूस हुई, बराबर, इतनी मतलब कितनी भी आप ले लो। अब आरएमएस वैल्यू किसको बोलते हैं, तो ये हीट प्रोड्यूस हुई टी टाइम के लिए, हमने कौन सा करंट पास किया, अल्टरनेटिंग करंट, बस इतनी ही हीट प्रोड्यूस करने के लिए, और टी टाइम के लिए ही करंट पास करेंगे, कौन सा, डीसी, डायरेक्ट करंट। ओके, सो डायरेक्ट करंट की वैल्यू चाहिए हमें, कितनी वैल्यू है डायरेक्ट करंट की, कि इतनी हीट प्रोड्यूस होगी। जब हमने एसी पास किया था तब जितनी हीट प्रोड्यूस हुई, इतनी हीट प्रोड्यूस करने के लिए इतने ही टाइम के लिए कितना डीसी करंट, डायरेक्ट करंट हमें चाहिए, वो क्या हो जाएगी, हमारी आरएमएस वैल्यू। समझ में आया। सो पहले मैंने क्या बताया, एक रजिस्टर लिया, ओके, रजिस्टर में से कौन सा करंट पास किया, एसी करंट, कितने टाइम के लिए, टी टाइम के लिए, राइट। तो कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, इतनी, कोई भी ले लो। तो सेम हीट प्रोड्यूस करने के लिए हमें डायरेक्ट करंट कितना चाहिए, सेम टाइम के लिए, बस 2 सेकंड हमने फ्लो किया अल्टरनेटिंग करंट, तो 2 सेकंड ही हमें डीसी करंट को पास करना है। तो सेम हीट प्रोड्यूस करने के लिए सेम टाइम पीरियड में हमें डीसी की कितनी वैल्यू चाहिए, डायरेक्ट करंट की, बस वो हमारा क्या हो जाएगा, आरएमएस वैल्यू, किसका, अल्टरनेटिंग करंट का। गेटिंग। तो चलो मैं अभी आपको डेफिनेशन बता दूँ, बस यही है, ऐसे याद रखो तो इजी रहेगा। द आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज डिफाइंड एज, सो आरएमएस वैल्यू जो है किसका, एसी का, अल्टरनेटिंग करंट का, राइट। उसको कैसे डिफाइन करते हैं, डिफाइन हैज, यहाँ तक तो सिर्फ लिखा है, अब डेफिनेशन आएगी, दैट वैल्यू ऑफ द डायरेक्ट करंट, ओके, मतलब डीसी को मैं बोलता हूँ कैपिटल है, विच इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू अ रजिस्टर, मतलब रजिस्टर में से पास होगा वो, टू प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट, मतलब जो हीट प्रोड्यूस होती है रजिस्टर में से, वो प्रोड्यूस बाय द अल्टरनेटिंग करंट व्हेन पास फॉर द सेम पीरियड टू द सेम वैल्यू ऑफ रजिस्टर। सो रजिस्टर हमने आर लिया था, तो वो कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा, रजिस्टर की वैल्यू कितनी रहेगी, सेम। ओके, अब ये डीसी करंट है, डायरेक्ट करंट की वैल्यू वो आरएमएस है, तो उसको हमने बोला आई, आरएमएस है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सफिक्स में क्या लिखेंगे, आरएमएस, बराबर है। सो नो मतलब શું થયો આરએમએસ વેલ્યુનો, કે આરએમએસ વેલ્યુ શું છે, એક ડાયરેક્ટ કરંટ છે, મતલબ ડીસી કરંટ જ છે આપણો, ડાયરેક્ટ કરંટ છે, ડાયરેક્ટ કરંટની વેલ્યુ કેટલી, તો કે એટલી વેલ્યુ કે જેનાથી આપણે સેમ રજિસ્ટરની અંદર સેમ ટાઈમ પીરિયડ, मतलब ટી માટે આપણે અલ્ટરનેટિંગ કરંટ પાસ કરીએ અને જેટલી હીટ પ્રોડ્યુસ થાય એટલી જ હીટ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે જોઈતો આપણને ડાયરેક્ટ કરંટ, એને શું કહેવાશે, આઈઆરએમએસ, આ રીતના ઇન્ડિકેટ કરીશું, બરાબર છે। તો આઈઆરએમએસ ઇક્વલ ટુ શું થશે, આઈએમ બાય √2। આવા કેવી રીતે આવે છે, એકચ્યુઅલી ડિટેલમાં આપણે અહીંયા જવાનું નથી, બરાબર છે, એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, 1 માર્કમાં કે એવું સવાલ પૂછાય છે, તો આપણે ડાયરેક્ટ યાદ રાખીશું, આઈએમ બાય √2 આવશે, બરાબર। આઈએમ મીન્સ શું છે, मैक्सिमम वैल्यू कोनी, करंटनी, डिवाइड बाई √2, तो आप 1/√2 करोगे ना यहाँ पे, उनको इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, IM बाई √2 है उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 1/√2 इंटू IM, सेम ही है। सो 1/√2 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0.707 आएगा, इंटू ये IM, तो यही याद रखना आप, IRMS इक्वल टू, राइट। अब मान लो कोई भी वोल्टेज है, ईएमएफ को हम बोलते हैं ना, ईएमएफ, उसकी आरएमएस वैल्यू हो तो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल ई लिखेंगे,
सिर्फ कैपिटल ई लिखा है, यहाँ पे आरएमएस नहीं लिखा है ऐसा, उसका मतलब भी क्या होगा, ये आरएमएस वैल्यू ही है। ठीक, मान लो कि यहाँ पे लिखा है लाइन देखो, व्हेन इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज मीन द आरएमएस वैल्यू ओनली। सो कुछ मेंशन नहीं किया है तो कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की वैल्यू होगी वोल्टेज या करंट की, वो कैसी होगी, आरएमएस ही होगी। आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, राइट। अब देखो हमारे घर पे जो आता है वो कितना वोल्टेज आता है, 230 वोल्ट आता है। कौन सा, एसी आता है। अब 230 वोल्ट में हमें पता है ये कौन सी है, एवरेज वैल्यू है या आरएमएस वैल्यू है। यहाँ पे नेक्स्ट हमें एवरेज वैल्यू भी देखनी है, तो कुछ मेंशन नहीं किया, मतलब ये जो 230 वोल्ट आता है वो कौन सी वैल्यू आती है, हमारी आरएमएस वैल्यू आती है, राइट। पता चला। सो आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है और ये क्वेश्चन फॉर्मूला। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एवरेज वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे रजिस्टर था, हीट प्रोड्यूस होती थी, यहाँ पे क्या होगा, ચાર્જ को ટ્રાન્સફર करना, मतलब વિદ્યુત ભાર જે હોય ને તેનું સ્થળાંતર કરવાનું, બસ એટલું જ છે। સેમ વસ્તુ છે, ખાલી બદલાશે શું, અહીંયા આપણે શું કે ટી ટાઈમ માટે આપણે પાસ કરતા હોતા તો આપણી હીટ પ્રોડ્યુસ થતી હતી, જ્યારે અહીંયા શું કરીશું આપણે ટી ટાઈમ માટે કેટલો ચાર્જ, બરાબર, વિદ્યુત ભાર આપણો मतलब ક્યુ લખું મેં, બરાબર, ચાર્જ मतलब કેટલો ક્યુ ટ્રાન્સફર થશે, બસ એ જ છે, સેમ છે, બરાબર। तो देखो क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज दैट, मतलब अल्टरनेटिंग करंट एक, राइट, एसी करंट, एज दैट द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट, ओके, डायरेक्ट करंट मतलब डीसी। तो ये हुआ, डीसी को मैं कैपिटल आई लिखता हूँ, विच ट्रांसफर द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, શું ટ્રાન્સફર કરશે, એક વિદ્યુત ભારને, એક સર્કિટ લઈ લઉં મેં, બરાબર છે, આ એક સપ્લાય આપ્યો મેં એમ જ ખાલી, આ એક રજિસ્ટર છે, આ એક સર્કિટ છે, એમાંથી કરંટ પાસ થાય છે, બરાબર, એ પછી બતાવું છું। તો સેમ અમાઉન્ટ ઓફ ચાર્જ, तो चार्ज मतलब કેટલો क्यू इन द सर्किट, मतलब ये सर्किट के अंदर, विच इज ट्रांसफर बाय एन अल्टरनेटिंग करंट फ्लोइंग थ्रू द सेम सर्किट फॉर द सेम पीरियड। मतलब एक सर्किट है, यहाँ पे ये सर्किट में से कितना करंट पास हो रहा है, अभी आई करंट पास हो रहा है, अल्टरनेटिंग करंट है ये, बराबर, एसी करंट पास हो रहा है, कितने टाइम के लिए, टी टाइम पीरियड के लिए। टाइम पीरियड लिखा नहीं है टी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल के लिए, टी टाइम पीरियड के लिए वो करंट पास होता है, तो कितना चार्ज को ट्रांसफ़र करता है, क्यू चार्ज को। अब क्यू जितना सेम चार्ज को ट्रांसफ़र करने के लिए टी टाइम पीरियड में ही हमें डायरेक्ट करंट कितना चाहिए, डीसी करंट, बस ओके हो जाएगी आपकी एवरेज वैल्यू। जैसे वहाँ पे सेम हीट प्रोड्यूस करने के लिए कितनी वैल्यू चाहिए थी, वो थी, यहाँ पे क्या आएगा, सेम चार्ज, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब विद्युत भार जे छे ए सेम अमाउंट ऑफ विद्युत भार, मतलब જ્યારે આપણે એસી અલ્ટરનેટિંગ કરંટ પાસ થાય છે ટી ટાઈમ માટે, અને ત્યારે જેટલો ક્યુ ઉત્પન્ન થાય છે, સોરી ટ્રાન્સફર થાય છે, સ્થળાંતર થાય છે, એટલો જ વિદ્યુત ભારને, ક્યુ मतलब ચાર્જ, વિદ્યુત ભાર, એટલા જ વિદ્યુત ભારને એટલા જ ટાઈમ માટે ટ્રાન્સફર કરવા માટે, એનું સ્થળાંતર કરવા માટે કેટલો ડાયરેક્ટ કરંટ જોઈએ, ડીસી, એને શું કહીશું આપણે, એવરેજ વેલ્યુ, રાઈટ। તો અહીંયા ટેમ્પરેચર, હીટની જગ્યા શું છે, ચાર્જ છે, ચાર્જને આપણે ટ્રાન્સફર કરવાનો છે, પહેલાંમાં શું થાય, હીટ ઉત્પન્ન થતી હતી, બરાબર। તો આપણે આને કેવી રીતે બતાવશું, ડીસી વેલ્યુ છે ને आई, तो एवरेज છે તો આપણે શું લખીશું, ए वी या ए वी जी आप लिखो तो मंगे नहीं, ए वी जी का मतलब क्या होता है, एवरेज, किसका, तो ये आई का, तो वो इक्वेशन क्या आएगा, 2Im/π, ये याद रखना। तो आरएमएस वैल्यू क्या थी, आई आर एम एस इक्वल टू Im/√2, यहाँ पे क्या है, आई एवरेज इक्वल टू क्या है, 2Im/π, क्योंकि ये दो डेफिनेशन के बेस पे और दो डेफिनेशन आपके आगे क्या आएगी, इजी। अब देखो ये Im क्या है, मैक्सिमम वैल्यू करंट की, तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2/π × Im। सो 2/π करोगे तो आंसर कितना आएगा हमारा, 0.0
637 IM, तो ये याद रखना है। ओके, सो RMS में ये और एवरेज में ये याद रखो। उसके बेस पे आगे की 2 डेफिनेशन है वो मैं आपको बताता हूँ, इजी ही है, राइट। तो नेक्स्ट डेफिनेशन कौन सी है, देखो ये है फॉर्म फैक्टर की। फॉर्म फैक्टर किसको बोलते हैं, तो देखो फॉर्म फैक्टर को डिनोटेट करना, एक फैक्टर है कोएफिशिएंट, इसको डिनोटेट करते हैं हम के से। किसका कौन सा फैक्टर है, फॉर्म फैक्टर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे स्मॉल f, तो फॉर्म फैक्टर को आपको डिनोटेट करना तो क्या लिखेंगे KF इक्वल टू क्या आएगा, रेशियो ऑफ RMS वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वॉन्टिटी इज नोन एज अ फॉर्म फैक्टर। તો ફોર્મ ફેક્ટર શું છે, એક ગુણોત્તર છે કોનો, અલ્ટરનેટિંગ કોઈ બી ક્વોન્ટિટી છે આપણી, બરાબર છે, એની RMS વેલ્યુ અને એની એવરેજ વેલ્યુનો, બરાબર છે, ખ્યાલ આવી ગયો। તો અહીંયા લખ્યું જ છે બીજા પેજ પર, તમને બતાવું છું, જુઓ છે। સો ફોર્મ ફેક્ટર क्या है, KF इक्वल टू रेशियो ऑफ RMS वैल्यू डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू, गेटिंग। सो ફોર્મ ફેક્ટર એ RMS અને એવરેજ વેલ્યુનો શું છે, ગુણોત્તર છે। તો અહીંયા એની વેલ્યુ મૂકી દઉં, RMS વેલ્યુ આપણે લખીને કેટલી હતી, 0.707 IM, एवरेज वैल्यू 0.637 IM। तो देखो ये IM कैंसल, तो बाकी कितना रहा, इतना। सो अब जब 0.707 डिवाइडेड बाय 0.637 आप करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1.11। तो फॉर्म फैक्टर कितना आता है हमारा, 1.11, राइट। सो उसके बेस पे ही RMS एंड एवरेज वैल्यू के बेस पे ही है हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन, वो है पीक फैक्टर। ओके, उसको बोलते हैं क्रेस्ट फैक्टर भी बोलते हैं, और उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड फैक्टर। मतलब ये AC वेवफॉर्म है हमारा, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी ना उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, और उसको ही बोलते हैं पीक। तो वो यहाँ पे यूज़ होगी, सिंपल सी बात है, नेम पे से पता चलता है। तो उसको बोलेंगे पीक फैक्टर और क्रेस्ट फैक्टर और एम्पलीट्यूड फैक्टर। अब ये भी एक फैक्टर ही है, एक रेशियो ही है, गुणोत्तर है। तो पीक फैक्टर इक्वल टू क्या आएगा, पीक फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू एंड दी RMS वैल्यू। फॉर्म फैक्टરમાં શું હતું, RMS વૅલ્યુ અને એવરેજ વૅલ્યુ, અહીંયા શું આવશે, મેક્સિમમ વૅલ્યુ ડિવાઇડેડ બાય RMS વૅલ્યુ, એનો ગુણોત્તર। તો RMS વૅલ્યુ આપણને ખબર છે 0.707 IM, मतलब આપણે લખતા હતા ને IM/√2, બસ આ રીતે લખ્યું છે અહીંયા, બરાબર છે। તમે 0.707 IM લખો તો પણ કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં। અને મેક્સિમમ વૅલ્યુ કેટલી આપણે લખીએ છીએ, IM, तो मैक्सिमम वैल्यू की जगह पे क्या लिखा है, IM, दोनों की वैल्यू रख दी, IM कैंसिल, तो बाकी क्या रहेगा, ये √2 जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो √2 रहेगा। सो √2 का आंसर क्या आता है, 1.14। तो ये हमारा क्या हो गया, पीक फैक्टर, क्रेस्ट फैक्टर और एम्पलीट्यूड फैक्टर, कोई भी नाम से ये डेफिनेशन आ सकती है। तो ये पीक फैक्टर वाली डेफिनेशन एंड ये क्रेस्ट फैक्टर वाली डेफिनेशन, सॉरी फॉर्म फैक्टर, ये दोनों IMP है। ये RMS एंड एवरेज वैल्यू इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके बेस पे जो है फॉर्म फैक्टर एंड ये जो क्रेस्ट फैक्टर है, पीक फैक्टर, ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, गेटिंग। सो आज हमने ये इतनी डेफिनेशन देखी एंड थोड़ा प्रीवियस वीडियो का हमने रिवीजन देखा। सो AC के रिलेटेड जो डेफिनेशन हम देख रहे हैं वो कितनी अभी देखी है हमने, यहाँ तक 9 डेफिनेशन दिखती हैं। अब हम आगे की डेफिनेशन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन ये सारी जो डेफिनेशन है उसमें 3 या 4 डेफिनेशन पक्का आएगी, याद रखना, यानी या ज़्यादा मार्क्स में भी आ सकती है। तो ये आपको अच्छी तरह से करनी है और बहुत इजी है डेफिनेशन, गेटिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की जो है डेफिनेशन वो सारी देख लेंगे AC के रिलेटेड।